गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछला वीडियो लेक्चर हमारा लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से स्टार्ट हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लुईस की धारणा क्या कहती है कि कोई भी तत्व अपने संयोजकता कोष में अष्टक पूर्ण करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। उसके आधार पर लुईस द्वारा कुछ धातु या धातु परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को सरल संकेत के रूप में डॉट के रूप में प्रदर्शित किया, जिसके आधार पर उसने बताया कि कोई भी अणु या यौगिक निर्मित तब होगा जो सहसंयोजक बंध से बंधित होगा। उसके अंतर्गत प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक को पूर्ण करना चाहता है, यानी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके अपने स्थायित्व को बनाए रखना चाहता है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके कॉर्नर एटम और सेंट्रल एटम जो होता है उस पर आवेश पाया जाता है। तो जब भी धनावेश आएगा तो वो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम पर होगा और ऋणावेश आएगा तो हमेशा कॉर्नर एटम पर होगा। जिसके आधार पर मैंने आपको सिंपल 2 संरचनाएं बताई थी, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की और एक मैथेन की। आगे हम 2-4 संरचनाएं जो साधारण संरचनाएं हैं उनकी ओर बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ H2O की। H2O में क्या होता है, ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल एटम जो केंद्रीय परमाणु होगा जो सेंटर में रखा जाएगा वो हमेशा उसी परमाणु को लिया जाता है जिसकी संख्या कम होती है। ध्यान रखना, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, यानी 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन एटम की संख्या कम है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय परमाणु, धातु नहीं केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम माना जाता है। तो देखो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। विन्यास क्या होता है, 2 और 6। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि सेंट्रल में क्या रख दिया, ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोई भी सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। क्या रखा जाता है, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को रखा तो कॉर्नर वाले एटम के भी रखा जाता है, लेकिन सबसे मेन स्टार्ट कहां से होता है, सेंट्रल एटम से होती है लुईस बिंदु स्ट्रक्चर। इसलिए सेंट्रल एटम के जितने भी कॉर्नर संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन है उनको सबसे पहले रखा जाता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखो 2, 4, 5 और 1, 6। हाइड्रोजन के पास कितना होता है भाई, 1। तो हाइड्रोजन का रख देते हैं 1, ठीक है। और हाइड्रोजन हमेशा क्या में पूर्ण करता है, डुप्लेट पूर्ण करता है। डुप्लेट यानी द्विविलक में 2 बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। यानी हीलियम जो है उसका अक्रिय गैस विन्यास, हीलियम है अक्रिय गैस, इसका विन्यास प्राप्त करना चाहता है स्थायित्व को बनाए रखने के लिए। तो देखो एक हाइड्रोजन का हो गया और इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन परमाणु एटम जुड़ गया। अब बात आती है ऑक्सीजन के अष्टक की, तो ये पूर्ण क्या हो गया, ऑक्सीजन का अष्टक, 2, 4, 6 और 2, 8। और हाइड्रोजन का क्या पूर्ण हो गया, डुप्लेट। तो ये संरचना किसकी थी, H2O की संरचना। इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट तो ये था कि कोई भी अणु या यौगिक होगा जब उसकी लुईस बिंदु संरचना बनेगी उसमें ये देखा जाएगा कि सेंट्रल एटम कौन है। तो सेंट्रल एटम वो होगा जिसकी संख्या कम होगी, ध्यान रखना, सेंट्रल एटम वो होगा जिसकी संख्या कम होगी। जैसे मैंने आपसे CCl4 की चर्चा की थी, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 और कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो सेंट्रल एटम क्या रखा था, कार्बन रखा था। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, सेंट्रल एटम जो होता है उसके सबसे पहले संयोजकता इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने रख दिए हमने, सबसे पहले 6, ठीक है। तो ये 2 चीज मैंने आपको बताई इसके अंतर्गत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब बात आती है नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है, अगली स्ट्रक्चर अमोनिया की देखते हैं। अमोनिया NH3, ठीक है। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है बताओ, नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी संख्या 3 है और इसकी संख्या 1 है। तो संयोजकता कोष में 2 और 5। तो देखो सेंट्रल में क्या रख दिया, नाइट्रोजन के पास 2, 3, 4 और 5, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का और 1 नाइट्रोजन का। तो उसका आधार पर हाइड्रोजन का तो क्या पूर्ण हो गया, डुप्लेट, और इसका क्या पूर्ण हो गया भाई, अष्टक। देखो 2, 4, 6 और 2, 8। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो सेंट्रल एटम होगा उसके संयोजकता कोष में जितने भी सहसंयोजक बंध होंगे
जितने भी सहसंयोजक बंध होंगे उसके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकते हैं। यानी जो सेंट्रल एटम होता है वो लुईस बिंदु संरचना में ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। 8 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, ये सेंट्रल एटम के लिए पावर होती है लुईस बिंदु संरचना में। ठीक है, तो इसी प्रकार नाइट्रोजन का भी क्या पूर्ण हो गया भाई, अष्टक, और हाइड्रोजन का क्या पूर्ण हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ये संरचना किसकी थी, अमोनिया की। अब बात करते हैं अगली स्ट्रक्चर, जैसे OF2 है, OF2, OF2 इसका नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब वही बात आ गई, देखो यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो सेंट्रल एटम में कौन रखा जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रख देते हैं सेंट्रल एटम में। और ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, 2, 2, 4, 5 और 1, 6। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। विन्यास क्या होता है, 2 और 7। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरीन का। अब उसके बाद क्या बचा, देखो फ्लोरीन के 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन यूज में ले लिया, तो कितने बचे फ्लोरीन के, 6, 2, 2, 4 और 2, 6। इसी प्रकार 1 फ्लोरीन का यहाँ यूज में ले लिया, कितने बचे, 6, 2, 2, 4 और 2, 6। तो देखो फ्लोरीन का 6 और 2, 8, 6 और 2, 8, और ऑक्सीजन का 2, 4, 6 और 2, 8। दोनों का क्या पूर्ण हो रहा है, अष्टक पूर्ण हो रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात हो रहा गई, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी परमाणु के जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सह संयोजक बंध बना रहे हैं, जिनका साझा हो रहा है, यानी कोई भी सेंट्रल एटम हो या कॉर्नर एटम हो, यदि उनके परमाणुओं के उनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के साझे के परिणामस्वरूप जो सह संयोजक बंध बंधित हो, तो वो तो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। जितने वो सह संयोजक बंध बनाता है वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। जब 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉन साझा करके निर्मित होने वाला बंध कैसा होता है, सह संयोजक बंध होता है। यानी कि उसके संयोजकता कोष से जितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम सह संयोजक बंध बनाते हैं, जितने बंध बनाते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2। और फ्लोरीन कितने बंध बना रहा है, 1, तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1। अब संयोजकता सह संयोजक बंध बनने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं उनको कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहा जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनको लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर, इंग्लिश में कहते हैं इनको लोन पेयर। अब ये लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास भी हो सकते हैं और कॉर्नर एटम के पास भी हो सकते हैं। देखो फ्लोरीन के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन ने सह संयोजक बंध बना लिया, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। तो इस शेष क्या बच गए, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। क्या बच गए, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो ये महत्वपूर्ण मैंने आपको बात बताई कि कोई भी परमाणु है, यदि उसके अधिकतम सह संयोजक बंध बनने के बाद, यानी उसके द्वारा जितने अधिकतम सह संयोजक बंध बनते हैं, उसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, उनको कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनको क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई। एक तो सेंट्रल एटम वो होगा जिसकी संख्या कम होगी। दूसरी बात, सेंट्रल एटम को रखने के लिए उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रखे जाते हैं, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रखे जाते हैं। उसके बाद सह संयोजक बंध बनने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब चौथी बात नोट और ध्यान से सुनना, चौथी बात ये होगी कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो द्विबंध या त्रिबंध के रूप में काम में आते हैं। किस रूप में आते हैं, द्विबंध या त्रिबंध के रूप में काम में आते हैं। ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो द्विबंध के रूप में या त्रिबंध के रूप में काम में आएंगे। तो ये संरचना किसकी थी, OF2 की संरचना। इसी प्रकार O2 की संरचना की बात करते हैं, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो लुईस बिंदु द्वारा सहसंयोजक बंध बनने की बातें करती है, सहसंयोजक बंध बनने की निर्माण करती है। यानी कि जो लुईस बिंदु संरचना थी या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थी, वो सहसंयोजक बंध बनाने की सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है। उसमें सभी यौगिकों के सहसंयोजक बंध निर्मित, अधिकतर यौगिकों के सहसंयोजक बंध निर्मित हुए, कुछ यौगिकों के नहीं हुए, जिनकी संरचनाएं कुछ अलग प्रकार से निर्मित हुई। जैसे सिग्मा बंध के बाद पाई बंध निर्माण किस प्रकार होता है, उसके लिए अलग थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है, वेस्पर सिद्धांत आया, फिर आणविक कक्षक सिद्धांत आया, वो हम अलग से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये थी लुईस बिंदु संरचना में OF2 की संरचना। इसी प्रकार हम बात करते हैं O2 की संरचना। किसकी संरचना,
O2 की संरचना। तो O2 की संरचना में दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो दोनों क्या होंगे, सेंट्रल मेटल एटम होंगे। दोनों कैसे होंगे, समान है, तो किसी को भी आप सेंट्रल एटम मान सकते हो। तो देखो ये ऑक्सीजन परमाणु और ये ऑक्सीजन परमाणु, दोनों के संयोजकता कोष में 2, 2, 4, 5 और 6, 5 और 6। इसी प्रकार दूसरे वाले ऑक्सीजन परमाणु की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा, 2, 2, 4, 5 और 6, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, साझा। तो देखो इस प्रकार साझा होगा ये, ठीक है। तो ये देखो 4, 2, 6, 2, 8, 4, 2, 6, 2, 8, यानी ऑक्सीजन अपनी कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है, 2, यानी द्विबंध में पाया जाता है। शेष क्या बचते हैं, लोन पेयर, यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप बचते हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप शेष बचते हैं, उनको क्या कहा जाता है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी, O2 की। इसी प्रकार N2 की बात कर लेते हैं। N2 की संरचना, N2 की संरचना में नाइट्रोजन परमाणु में कोई सा भी सेंट्रल एटम हो सकता है। तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5। कितने होते हैं, 5। तो देखो 1, 2, 3, 4, एक नाइट्रोजन के 2 हो गए, तीसरा हो गया। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन के 2 हो गए, ये तीसरा हो गया, और शेष क्या बच गया, एक लोन पेयर। क्या बच गया, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, और एक क्या पाया जाता है, लोन पेयर। तो 6 और 2 8 और 6 और 2 8, ये क्या पूरा हो गया इसका भी अष्टक। ये संरचना किसकी थी भाई, N2 की स्ट्रक्चर। इसी प्रकार हम बात करते हैं एथीन अणु की संरचना या एथीन कंपाउंड की संरचना। एथीन अणु की संरचना, एथीन आप जानते हो कैसी होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, दोनों देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा। एक कार्बन ये रख दिया, एक कार्बन ये रख दिया, ठीक है। इन कार्बनों के बीच पास क्या पाए जाते हैं, कार्बन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 4। देखो एक इसका हो गया, एक दूसरे वाले का हो गया, एक इसका हो गया, एक दूसरे वाले का हो गया। तो 2 तो यूज में आ गए, यहाँ पर 2-2, और एक क्या बच रहा है भाई, हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन परमाणु डुप्लेट में कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार इसका हो जाता है, एक कार्बन का हो जाता है और एक हाइड्रोजन का हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो इसकी क्या हो गई, अष्टक पूरा करेगा, 2, 4 और 4 8। इसी प्रकार 4 और 4 8। ये भी आप 10th क्लास में सिंपल स्ट्रक्चर है, आराम से पढ़ चुके हो। एथाइन अणु की संरचना एथीन की हो गई। अब बात कर लेते हैं एथाइन की। एथाइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बेटा एसिटिलीन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, एसिटिलीन। और एसिटिलीन इसका व्युत्पन्न नाम है। कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 पद्धतियां पढ़ेंगे, साधारण पद्धति, व्युत्पन्न नाम पद्धति और IUPAC नाम पद्धति। तो एसिटिलीन कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है। इसमें कार्बन परमाणु संख्या देखो कितनी है, 2। तो 2 कार्बन परमाणु को रख देते हैं, ठीक है। ये कार्बन और ये कार्बन। इस कार्बन के पास कितने होते हैं संयोजकता कोष में, इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट में 4। देखो एक इसका, एक दूसरे वाले का, एक इसका, एक दूसरे वाले का, एक इसका, एक दूसरा। 6 तो यहाँ पर यूज में आ गए, यानी 3-3 दोनों के। कितना बचा, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से 6 और 2 8 और 6 और 2 8। इसका भी क्या पूरा हो जाता है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। ये किसकी थी, एथाइन अणु की संरचना। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, लुईस बिंदु संरचनाएं जो बहुत इंपोर्टेंट है। तो साधारण सी थी कि द्विबंध के रूप में, त्रिबंध के रूप में, एकल बंध के रूप में, ये सभी सहसंयोजक बंध बनने की व्याख्या करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए इस प्रकार संरचना आ जाए, संरचना आ जाए H3O+ की, H3O+ की, हाइड्रोनियम आयन की, हाइड्रोनियम आयन की। इस संरचना को कैसे लिखा जाएगा, किस प्रकार से लुईस स्ट्रक्चर बनेगी।
तो इसके लिए सबसे 3-4 महत्वपूर्ण जो नियम है उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं क्यू। क्यू होता है कुल संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल संयोजकता कोष में प्रत्येक, इस प्रकार लिख देते हैं, प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उसके बाद प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी यौगिक पर, अणु पर या संरचना पर, तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। माइनस पॉजिटिव चार्ज। अगर प्लस चार्ज आता है तो क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान रखना। देखो, तो Q होगा जो प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस। अगर संरचना पर प्लस चार्ज है तो वो तो क्या होगा, माइनस। पॉजिटिव क्या होगा, माइनस। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो क्या होगा, प्लस। ठीक है, ये एक नियम होता है, मतलब किसी भी अणु या यौगिक में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यानी साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होगी 2 गुणा बंधों की संख्या। ठीक है, और लास्ट में निकलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर निकलेंगे Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कुल संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये क्या निकल कर आएंगे, लोन पेयर। और लोन पेयर ये 2 का काम करेंगे, 2 चीजों का। या तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड निर्मित करेंगे, या तो क्या निर्मित करेंगे, लोन पेयर। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे वो या तो डबल बॉन्ड निर्मित करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड निर्मित करेंगे, या फिर किस रूप में रहेंगे, वो लोन पेयर के रूप में। किस रूप में रहेंगे, लोन पेयर के रूप में। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, अगर किसी अणु या यौगिक की संरचना में चार्ज आता हो, प्लस आता हो या माइनस आता हो, तो ऐसे अणु या यौगिक की लुईस बिंदु संरचना का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके लिए ये नियम है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, क्यू का मतलब है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी यहाँ पर तो कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज आएगा तो वो माइनस होगा, और माइनस चार्ज आएगा तो वो प्लस होगा। साथ में बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होंगे, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 गुणा बंधों की संख्या। और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होंगे, Q माइनस बॉन्ड पेयर। Q क्या है, प्रत्येक परमाणु के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और बॉन्ड पेयर क्या है, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बंधों की संख्या। उससे क्या निकल कर आ जाएगा, लोन पेयर। अब देखो, इसी रूल से मैं इसकी संरचना समझाता हूँ। तो देखो, सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि संख्या कम किसकी है, ऑक्सीजन की। तो सेंट्रल में क्या रख दिया मैंने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ देखो 3 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधित कर दो, 1 2 3। ठीक है, अब देखो प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो Q निकालते हैं अपन। Q कैसे निकलेगा, प्रत्येक परमाणु, कितने परमाणु, देखो ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 6। ऑक्सीजन के में कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 3। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 संयोजकता कोष में। तो प्लस 3 गुणा 1। और चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज आएगा तो क्या होएगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस। तो ये हो गया 6 और 3 9, और 9 में से 1 गया तो कितने आ गए, 8। तो Q बराबर कितने हो गए भाई, 8। कितने हो गए, 8। अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 गुणा बंधों की संख्या। तो बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। यानी कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2 गुणा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 और 3 बराबर कितने हो गए, 6। अब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए भाई,
Q माइनस बॉन्ड पेयर, तो यानी 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी कि जो लोन पेयर होंगे वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर के रूप में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो किस पर होंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होंगे या किस पर होंगे, या तो होंगे कॉर्नर एटम के पास, या किसके पास होंगे, सेंट्रल एटम के पास। अब देखते हैं इसमें, देखो कॉर्नर एटम के पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या पूर्ण करता है, डुप्लेट। तो हाइड्रोजन ने डुप्लेट पूरा कर रखा है, नहीं कर रखा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है या नहीं है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट है या नहीं है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है या नहीं है। तो हाइड्रोजन के तीनों के डुप्लेट कंप्लीट है। तो बात किसकी आ रही है अब, सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा नहीं है, देखो 2 2 4 और 2 6, यानी कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक नॉन पेयर का जोड़ा यहाँ पर आ जाए तो इसका अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 और 2 6। और एक चीज और महत्वपूर्ण बता देता हूं मैं आपको, कि जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी अणु या यौगिक या आयन पर, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर होगा। ध्यान रखना किस पर होगा, सेंटर। तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया बताओ, प्लस। कैसा चार्ज आ गया, प्लस। और इसका अष्टक भी पूरा हो गया। देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 और 2 8। एक बार दोबारा से समझ लो, अगर किसी अणु या यौगिक की संरचना में चार्ज आता है और उसकी लुईस बिंदु संरचना बनानी पड़ती है, तो ये रूल फॉलो होगा। क्या होगा, प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस, नेगेटिव चार्ज आएगा तो प्लस होएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो माइनस होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होंगे, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगी, 2 गुणा बंधों की संख्या। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 2 गुणा बंधों की संख्या। और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जब ये निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से बचेंगे, 2 काम करेंगे, या तो लोन पेयर के रूप में होंगे, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का काम करेंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो क्यों निकाला मैंने इसका, सेंट्रल एटम क्या रखा मैंने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हाइड्रोजन के में कितने बताओ, 1। कितने हाइड्रोजन परमाणु में, 3। चार्ज कैसा है, प्लस। प्लस है तो क्या होएगा, -1। भाई चार्ज प्लस का 1 है तो माइनस कर दिया मैंने, प्लस चार्ज आएगा तो वो माइनस होगा। ध्यान रखना, तो ये हो गया माइनस का 1 बराबर कितना, 8। भाई 6 और 3 कितने, 9। 9 में से 1 जाएंगे तो कितने बचे, 8। अब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने देखो, 1 2 3, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं सबके साथ, किसी भी अणु या यौगिक की जो संरचना आती है उसमें। तो कितने हो गए देखो, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 3, टोटल 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो 2 गुणा 3 बराबर कितने हो गए, 6। ठीक है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए, 8 टोटल, और बॉन्ड पेयर कितने हुए, 6। कितने बचे, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर के रूप में है, या तो ये किसका काम करेंगे, लोन पेयर का, या किसका काम करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। अब देखते हैं कि किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, हाइड्रोजन को तो जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, किसको जरूरत है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के रूप में क्या रख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन। अब जब भी सेंट्रल एटम पर कोई अणु या यौगिक में प्लस चार्ज आएगा तो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम पर होगा, और माइनस चार्ज आएगा तो कॉर्नर एटमों पर होता है। ध्यान रखना, किस पर होता है, कॉर्नर एटमों पर। इसके आधार पर मैं आपको एक संरचना और बताता हूं, जैसे NH4 प्लस की। एक स्ट्रक्चर और देखिए, जैसे NH4 प्लस, अमोनियम आयन, NH4 प्लस। अब देखो सबसे पहले Q नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5। कितने होते हैं, 5। प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के पास कितना, 1। प्लस चार्ज है तो क्या होएगा, माइनस। तो ये कितने हो गए देखो, 4 5 प्लस 4 कितने हो गए, 9। 9 माइनस 1 बराबर कितना, 8। ठीक है, कंप्लीट। अच्छा जी, अब क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि कहने का अर्थ हुआ 2 गुणा 4 बॉन्ड है तो टोटल मान कितना हो गया, 8। कितना मान हो गया भाई, 8। कंप्लीट। अब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, यानी 8 -8 बराबर कितना, 0। 8 -8 बराबर 0, कोई लोन पेयर उपस्थित
नहीं है। देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का देखो अष्टक कंप्लीट 2 4 6 2 8। नाइट्रोजन का भी क्या कंप्लीट है, अष्टक कंप्लीट है। कहने का अर्थ ये इस प्रकार स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इसको, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कि जो प्लस चार्ज आता है वो हमेशा किस पर आता है, सेंट्रल एटम पर, और माइनस चार्ज आता है तो किस पर आएगा, कॉर्नर एटमों पर। इसलिए चार्ज कैसा हो गया इस पर, प्लस। या यहाँ पर लगा देते हैं नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा हो गया, प्लस। तो ये किसकी संरचना थी, अमोनियम आयन की। ये रूल फॉलो होता है। इसी प्रकार NO3 माइनस की, NO3 माइनस की, इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं SO4 2 माइनस, सबकी आप आराम से कर सकते हो लुईस बिंदु संरचना। करके देखना, और नहीं आता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। आगे के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा फिर कल के वीडियो में करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।